हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जैसा कि आपको थंबनेल देखकर ही पता चल गया होगा कि आज हम वीक की करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। और इसमें हम मई के थर्ड वीक के करंट अफेयर के क्वेश्चन जानेंगे। और इसमें हम 17 मई से लेकर के 22 मई तक के जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और इसकी PDF आपको कहाँ मिलने वाली है, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल CT करंट अफेयर्स पर मिल जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं कि हम वीडियो में क्या करने वाले हैं। तो वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आप यहाँ पर टॉपिक देख सकते हैं। इसमें हम देश और राज्य से संबंधित खबरें जानेंगे और इससे रिलेटेड 12 क्वेश्चन रहेंगे। और उसके बाद हम ऐप और पोर्टल इसके बारे में जानेंगे, यानी किस राज्य सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है और किस राज्य सरकार ने कौन सी वेबसाइट लॉन्च की है। ये जो पोर्टल है, पोर्टल का मतलब क्या होता है, वेबसाइट होता है। उसके बाद हम पुरस्कार, फिर विदेश यानी विदेश की खबरों के बारे में जानेंगे कि किस देश ने क्या किया है। और उसके बाद हम नाम बदलाव, और उसके बाद सम्मेलन, उसके बाद समझौते, और उसके बाद हम सूचकांक जानेंगे। तो इस तरह से 33 क्वेश्चन है, इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। और कुछ हमारे पास वन लाइनर क्वेश्चन है, टोटल हमारे पास वन लाइनर क्वेश्चन है। तो इस तरह से हमारे पास 33 और ये 10, तो 43 क्वेश्चन है टोटल, जिनके बारे में हम जानेंगे। तो एक वीक में 43 क्वेश्चन काफ़ी हैं। तो चलिए ऐसा कर लेते हैं कि अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो शुरू में हम देश और राज्य के बारे में जानेंगे। देखिए हाल ही में क्या हुआ है कि हाल ही में अरब सागर में एक चक्रवात आया है। अरब सागर में एक चक्रवात आया है। तो इस चक्रवात का क्या नाम दिया गया है, तो चक्रवात का नाम है तोकते। चक्रवात का नाम क्या है, तोकते। और ये जो चक्रवात आया है यह अरब सागर में आया है। और इसने जो पश्चिम के राज्य हैं इसने उनको काफ़ी परेशान किया है। जैसे यहाँ पर अरब सागर है, तो इसकी वजह से जो यहाँ पर पश्चिम वाले राज्य हैं उसने इसको काफ़ी परेशान किया है। जैसे यहाँ पर गुजरात है और उसके नीचे यहाँ पर महाराष्ट्र है। तो जब कोई आपदा आती है तो वहाँ पर NDRF की टीम कार्य करती है, यानी जो बचाव कार्य है वो कौन करता है, बचाव कार्य NDRF की टीम करती है। तो चलिए NDRF के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल डिसास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। तो इसका गठन कब हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली। और इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है, SN प्रधान। किस राज्य सरकार ने मलेर कोटला को एक ज़िला बनाने की घोषणा की है। तो एक राज्य है जिसने एक नया ज़िला बनाया है, ज़िले का नाम क्या है, मलेर कोटला। तो मलेर कोटला ज़िला बनाया गया है पंजाब की सरकार के द्वारा। और अगर अब बात करें कि पंजाब में अब टोटल कितने ज़िले हैं, तो पंजाब में अब कुल मिलाकर के 23 ज़िले हैं। तो पंजाब के बारे में जान लेते हैं। मैप में यहाँ पर यह है पंजाब, और इसकी राजधानी क्या है, चंडीगढ़। और इसके मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, और यहाँ के राज्यपाल हैं VP सिंह बदनौर। किस राज्य की पुलिस ने कोविड रोगियों के लिए मिशन हौसला शुरू किया है। तो जो COVID-19 से पीड़ित रोगी हैं तो उनके लिए ही मिशन हौसला पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। और इसमें क्या किया जाएगा, इसमें जो COVID-19 के रोगी हैं उनको अस्पताल और जो बेड हैं और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की सुविधा उनको पहुंचाई जाएगी। तो मिशन हौसला यह उत्तराखंड की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो उत्तराखंड के बारे में भी जान लेते हैं। मैप में इसकी स्थिति देख लेते हैं। तो उत्तराखंड यहाँ पर है, और इसकी राजधानी क्या है, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और गैरसैंण। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत, और यहाँ के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना, तो ये जो योजना है यह अभी चर्चे में है, क्योंकि इस योजना के तहत किसानों के लिए जो पैसे आते हैं, जो पेंशन आते हैं वो दिए गए हैं। तो हमें ये बताना है कि प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष यानी एक साल में कितने रुपए दिए जाते हैं। तो इस योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं।
चलिए प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के बारे में जान लेते हैं। तो यह योजना 2019 में चालू की गई थी और यह एक केंद्र सरकार की योजना है, यानी ये एक 100% केंद्र सरकार की योजना है। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो 6,000 रुपये केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाते हैं वो केवल केंद्र सरकार के द्वारा ही दिए जाते हैं। तो हाल ही में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र शुरू किया गया है। तो हमें यह बताना है कि ये जो कृषि निर्यात सुविधा केंद्र है ये कहाँ पर शुरू किया गया है। तो ये जो कृषि निर्यात सुविधा केंद्र है इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जो कृषि से बने उत्पाद हैं, जैसे आप यही समझ लीजिए कि जैसे गेहूँ है या चावल है, तो इनका जो निर्यात है वो किसकी सहायता से किया जाएगा? गेहूँ, चावल या और कोई भी चीज़ है तो इनका जो निर्यात है वो कृषि निर्यात सुविधा केंद्र के द्वारा किया जाएगा। तो भारत का पहला, तो पहले से ही ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ पर शुरू किया गया है? तो यह पुणे में शुरू किया गया है। और इसकी स्थापना किसने की है? इसकी स्थापना की है नाबार्ड और MCCIA ने मिलकर के। तो चलिए हम नाबार्ड के बारे में जान लेते हैं। और ये जो MCCIA है इसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जबकि नाबार्ड के बारे में जानना इम्पोर्टेंट है। तो नाबार्ड के बारे में जान लेते हैं। तो नाबार्ड क्या है? नाबार्ड एक बैंक है जो कृषि के लिए लोन प्रदान करता है। और आप इसकी फुल फॉर्म भी यहाँ पर देख सकते हो। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है मुंबई में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं हर्ष कुमार भानवाला। स्मार्ट सिटी मिशन योजना को लागू करने में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो स्मार्ट सिटी मिशन योजना, तो ये जो योजना है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि देश के 100 शहरों को स्मार्ट शहरों में बदल दिया जाए। तो स्मार्ट सिटी मिशन योजना के तहत किस राज्य ने अच्छा कार्य किया है? तो राज्य का नाम क्या है? राज्य का नाम है झारखंड। तो चलिए झारखंड के बारे में भी जान लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है? रांची। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। और यहाँ के राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। यहाँ पर झारखंड की स्थिति कहाँ पर है? ये यहाँ पर स्थित है। तो हाल ही में क्या हुआ है कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा एक चैलेंज शुरू किया गया है। और चैलेंज का नाम क्या है? चैलेंज का नाम है इनोवेशन चैलेंज। भारत सरकार की वेबसाइट है और वेबसाइट का नाम क्या है? mygov.in। तो ये जो वेबसाइट है mygov.in, इस वेबसाइट पर इनोवेशन चैलेंज, तो आप यहाँ पर देख सकते हो इनोवेशन चैलेंज ये शुरू किया गया है। और ये जो इनोवेशन चैलेंज है ये किससे संबंधित है? ये यहाँ पर आप देख सकते हो इंडियन लैंग्वेज लर्निंग ऐप, यानी ये जो इनोवेशन चैलेंज है इसकी सहायता से, मतलब इसमें क्या किया जाएगा? इसमें हम लैंग्वेज को सीखेंगे और लैंग्वेज को सीखने के लिए हम एक ऐप का निर्माण करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि जो हम ऐप बनाने वाले हैं उस ऐप में हम किस भाषा का अध्ययन करेंगे, यानी उस ऐप की सहायता से हम कौन सी भाषा सीख सकते हैं। तो ये जो ऐप होगा इस ऐप की सहायता से हम कोई भी भारतीय भाषा सीख सकते हैं। जैसे अगर भारतीय भाषा की बात करें तो भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश और तमिल, उर्दू। तो इस तरह से जो भी भाषा हैं तो इस ऐप की सहायता से हम कोई भी भाषा सीख सकते हैं। तो हाल ही में किस राज्य ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है? तो हाल ही में क्या हुआ है कि जो पश्चिम बंगाल राज्य है इसमें मुख्यमंत्री बनी है, इनका नाम है ममता बनर्जी। और इन्होंने घोषणा की है कि पश्चिम बंगाल में विधान परिषद का गठन किया जाएगा। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे केंद्र में क्या होता है? केंद्र में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरह से अगर हम राज्य में बात करें तो राज्य में भी 2 सदन होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। तो ये जो विधान परिषद है ये पश्चिम बंगाल में नहीं है। तो जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, इन्होंने कहा है कि जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर विधान परिषद का गठन किया जाएगा।
भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेले का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेला, तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो हस्तशिल्प यानी जो हाथों के द्वारा बनाए गए जो उपकरण यानी जो भी सामान होते हैं उनका यहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है। तो इस मेले का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है और इस मेले का यह 51वां एडिशन है यानी 51वां संस्करण है। किस राज्य के दहानू, घोलवट, सपोटा, चीकू को जीआई टैग दिया गया है? तो यहाँ पर ये चीकू की क्या प्रजाति है? चीकू की प्रजाति का नाम है सपोटा। तो यह महाराष्ट्र का चीकू है और इसको जीआई टैग दिया गया है। निम्न में से किस जहाज को 21 मई को सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो जहाज का नाम है आईएनएस राजपूत। तो सेवा मुक्त का क्या मतलब है कि ये जो जहाज है अब ये नौसेना की सेवा नहीं करेगा, अब इसको डीकमीशन कर दिया गया है, अब ये नौसेना में नहीं रहेगा। तो चलिए हम जो सशस्त्र सेनाएं हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे वायुसेना के प्रमुख कौन है? वायुसेना के प्रमुख हैं आर.के.एस. भदौरिया। नौसेना के प्रमुख कौन है? करमवीर सिंह। और थल सेना के प्रमुख कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने। और भारत के पहले सीडीएस कौन बने हैं? भारत के पहले सीडीएस बने हैं विपिन रावत। और जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? रामनाथ कोविंद। तो हाल ही में क्या हुआ है कि जो यूनेस्को है, यूनेस्को ने क्या किया है कि जो भारत के 6 स्थान हैं उनको अपनी सूची में शामिल किया है। और इन 6 स्थानों के नाम क्या हैं? इन 6 स्थानों के नाम हैं जैसे तमिलनाडु के कांचीपुरम के मंदिर, तो जो कांचीपुरम के मंदिर हैं उनको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है। और वाराणसी के गंगा घाट और मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, तो जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है इसको भी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। और जो हायर बैकल की मेगालिथिक साइट हैं तो इनको भी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। इसी तरह से महाराष्ट्र के मराठा सैन्य वास्तुकला यानी जो मराठाओं ने किले बनाए थे तो उन किलों को भी इसमें शामिल किया गया है। और नर्मदा नदी के भेड़ा घाट और लामटा घाट, तो अगर हम कुल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की बात करें तो कुल कितने धरोहर स्थल हैं? तो कुल मिलाकर के 48 धरोहर स्थल हैं। तो यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है पेरिस में और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आंड्रे अजोलाए। हिट कोविड ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? ऐप का नाम क्या है? HIT, हिट कोविड ऐप। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म हम जान लेते हैं। यहाँ पर H का मतलब क्या है? H का मतलब है होम। और I का मतलब क्या है? आइसोलेशन। और यहाँ पर T का मतलब क्या है? होम आइसोलेशन। और यहाँ पर T का मतलब है ट्रैकिंग। T का मतलब है ट्रैकिंग। यानी ये जो ऐप है यह किसके लिए लॉन्च किया गया है? जो कोरोना के पेशेंट अपने घर पर हैं और उसका मतलब क्या है कि जो होम आइसोलेशन में है तो उनको ही इस ऐप की सहायता से ट्रैक किया जाएगा। यानी जो उनका जो डेटा है, जो उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, यानी उनका तापमान कितना है या उनमें ऑक्सीजन लेवल कितना है, तो वो सभी जानकारी इस ऐप में रखी जाएगी। तो हिट कोविड ऐप किस राज्य की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह बिहार की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार ने घर पर सब्जी पहुंचाने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में मणिपुर की सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है। और ऐप का उद्देश्य क्या है? ऐप का उद्देश्य है कि घर पर सब्जी पहुंचाई जाए। और चलिए ऐप का नाम जान लेते हैं। ऐप का नाम है मोमा मार्केट। क्या नाम है? MOMA, मोमा मार्केट। और मणिपुर के बारे में आप यहाँ पर जान सकते हो। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है इम्फाल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं N बीरेन सिंह और यहाँ के राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। तो हाल ही में किसके द्वारा ऑडियो विजुअल गाइड ऐप लॉन्च किया गया है?
तो इसके नाम से पता चलता है ये कैसा ऐप है, गाइड ऐप है। तो गाइड के बारे में आप जानते होंगे। गाइड कौन होते हैं? गाइड वो लोग होते हैं, जैसे अगर आप कहीं पर घूमने जाते हो, जैसे अगर आप ताजमहल पर जाते हो तो वहाँ पर एक गाइड होता है जो आपको ताजमहल के बारे में बताता है। तो ऑडियो विजुअल गाइड ऐप, तो यह ऐप राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये जो संग्रहालय है, संग्रहालय का मतलब क्या होता है? संग्रहालय को इंग्लिश में हम कहते हैं म्यूजियम। तो जो म्यूजियम होते हैं उनको हम ऑडियो के ज़रिए और विजुअल का मतलब यानी उनकी हम वीडियो भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो अस्पताल के बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? अमृत वाहिनी, तो ये जो ऐप है यह झारखंड की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस ऐप का उद्देश्य क्या है? जो अस्पताल में बेड की उपलब्धता है उसकी जांच की जा सके, यानी अस्पताल में बेड हैं या नहीं है, और अगर बेड हैं तो उनको ऑनलाइन बुक भी किया जा सके। हाल ही में किसने 10वीं बार इटालियन ओपन का खिताब जीता है? तो इटालियन ओपन का मतलब क्या है? यहाँ पर इटालियन ओपन का मतलब है टेनिस टूर्नामेंट। इसका मतलब क्या है? टेनिस टूर्नामेंट। और ये जो टेनिस टूर्नामेंट है ये कहाँ पर हुआ है? यह इटली में हुआ है। और इसका 10वीं बार खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब जीता है राफेल नडाल ने। मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है एंड्रिया मेजा ने, जो मैक्सिको की रहने वाली हैं। तो आप यहाँ पर एंड्रिया मेजा को देख सकते हैं। इनको ताज किसने पहनाया है? इनको ताज पहनाया है ये 2019 की मिस यूनिवर्स हैं। ये कौन है? ये हैं 2019 की मिस यूनिवर्स। और 2019 की मिस यूनिवर्स का नाम क्या है? तो इनका नाम है जोजिबिनी तुंजी। और ये जो जोजिबिनी तुंजी हैं ये मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला हैं। तो निम्न में से किसने अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है? अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक पुरस्कार, तो ये मिला है भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री को। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। और ये अवार्ड है, अवार्ड का नाम क्या है? MMA खिताब। MMA खिताब किसने जीता है? और MMA खिताब जीतने वाले ये भारतीय मूल के पहले फाइटर हैं। तो MMA खिताब किसने जीता है? इनका नाम है अर्जन भुल्लर। अर्जन भुल्लर। MMA इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है मिक्स मार्शल आर्ट्स। किसने 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार जीता है? तो जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी ये साइंस के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। और ये पुरस्कार मिला है 2 व्यक्तियों को, और इनका नाम क्या है? एक का नाम है शंकर बालासुब्रमण्यम जो भारतीय मूल के हैं, और दूसरे वाले कौन है? दूसरे वाले हैं डेविड क्लेनर मेन। तो ये पुरस्कार इन दोनों व्यक्तियों को मिला है। ये दोनों कौन है? ये दोनों हैं रसायनज्ञ, यानी ये केमिस्ट्री के ज्ञाता हैं, ये केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। और इस पुरस्कार में इनको 1 मिलियन यूरो प्रदान किए गए हैं। और 1 मिलियन यूरो का मतलब कितना है? लगभग 8,87,00,000। तो चलिए, ये हमने पुरस्कार से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे उनके बारे में जान लिया है। अब हम देशों के बारे में जानेंगे, अब हम विदेश के बारे में जानेंगे। तो पहला सवाल चीन से संबंधित है, और चीन ने हाल ही में क्या किया है? चीन ने झुरोंग रोवर मंगल की सतह पर लैंड कराया है। तो ये है झुरोंग रोवर जो मंगल की सतह का परीक्षण करेगा, और ये मंगल की सतह पर ही चलेगा। और ऐसा करने वाला चाइना दुनिया का दूसरा देश बन गया है। तो चाइना ने एक विश्व रिकॉर्ड भी बना लिया है। अगर हम बात करें तो भारत ने भी मंगल मिशन मंगल की सतह पर भेजा था, लेकिन जैसे ये मंगल है और उसको मंगल की कक्षा में तो स्थापित कर दिया गया था, लेकिन जैसे उसका जो रोवर है उसको जैसे मंगल की सतह पर उतारा गया तो लगभग वो 2 किलोमीटर की दूरी पर नष्ट हो गया।
तो भारत अभी तक मंगल ग्रह की सतह पर अपना उपग्रह या अपना रोवर लैंड नहीं करा पाया है। अगर हम लैंडिंग की बात करें तो लैंड केवल अमेरिका और उसके बाद अब हाल ही में चाइना ने कराया है। तो चाइना ने एक और उपग्रह भेजा है। उपग्रह का नाम क्या है? उपग्रह का नाम है हेयांग 2D। तो ये जो हेयांग 2D है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है 2D। तो 2D का मतलब क्या है? वैसे तो 2D का मतलब है 2 डायमेंशनल, लेकिन यहाँ पर इसके नाम से ये पता चलता है कि इसका जो उपयोग है वो हम समुद्र के देखने में करेंगे, यानी समुद्रों की हम इस उपग्रह की सहायता से हम समुद्रों की निगरानी करेंगे। तो ये उपग्रह किस देश का है? ये उपग्रह है चाइना का ही। उपग्रह का नाम है हेयांग 2D। तो हाल ही में चाइना ने क्या करा है? हाल ही में चाइना ने सिंथेटिक कैनबिनोइड पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सिंथेटिक कैनबिनोइड पदार्थ, तो ये पदार्थ क्या होते हैं? ये पदार्थ नशीले पदार्थ होते हैं। तो हाल ही में चाइना ने इन पदार्थों पर प्रतिबंध यानी रोक लगा दिया है, और ऐसा करने वाला चाइना दुनिया का पहला देश बन गया है। ये क्या होते हैं? ये सस्ते और अधिक नशीले पदार्थ होते हैं। किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमोर्ग लॉन्च किया है? तो ये सुपर कंप्यूटर है सीमोर्ग, यह किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो चलिए ईरान के बारे में जान लेते हैं। ईरान की राजधानी क्या है? ईरान की राजधानी है तेहरान। और यहाँ की मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा है ईरानी रियाल। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। तो ये हैं हसन रूहानी। तो अगर हम ईरान की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर है इंडिया, उसी की साइड में क्या है? पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ में ही ईरान अपनी बाउंड्री साझा करता है। ईरान ने हाल ही में फरजाद बी गैस परियोजना से किस देश को बाहर किया है? तो गैस परियोजना का नाम है फरजाद बी गैस परियोजना। तो ये जो गैस परियोजना है इसका ठेका पहले भारत को दिया गया था, लेकिन अब यह क्या है कि इस गैस परियोजना का विकास कौन करेगा? इस गैस परियोजना का विकास खुद जो ईरान है वो खुद ही करने वाला है। तो फरजाद बी गैस परियोजना से किस देश को बाहर किया गया है? तो इससे भारत को बाहर किया गया है। इसका मतलब क्या है कि ये जो गैस परियोजना है इसका विकास कौन करेगा? यह ईरान खुद ही करेगा, और ये जो गैस परियोजना है यह ईरान की है। तो यहाँ पर एक नाम चेंज हुआ है, और नाम किसका चेंज हुआ है? तो नाम चेंज हुआ है गो एयर। तो गो एयर का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? गो एयर का नाम बदल करके गो फर्स्ट रख दिया गया है। तो ये एक एयरलाइन है जिसका नाम गो एयर से गो फर्स्ट कर दिया गया है। तो आप इसके बारे में देख सकते हो, इसके संस्थापक कौन है? जहांगीर वाडिया। इसकी स्थापना 2005, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है। तो चलिए अब हम समझौते के बारे में देख लेते हैं। तो हाल ही में गूगल और स्पेस एक्स के बीच में समझौता हुआ है, और समझौता किसके लिए हुआ है? समझौता हुआ है इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए। समझौता किसके लिए हुआ है? इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए। तो ये गूगल और ये स्पेसएक्स ये दोनों ही अमेरिका की ही कंपनी है। और जो स्पेस एक्स है इसका एक क्या है? इसकी एक परियोजना है। परियोजना का नाम है स्टारलिंक उपग्रह। परियोजना का नाम क्या है? स्टारलिंक। तो ये जो परियोजना है स्टारलिंक, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कि गूगल और स्पेसएक्स के बीच में समझौता हुआ है, और समझौता किसके लिए हुआ है? समझौता हुआ है स्टारलिंक परियोजना को लेकर के। तो इस परियोजना के बारे में समझ लेते हैं। ये जो स्टारलिंक परियोजना है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है इंटरनेट प्रोवाइड करना। और इंटरनेट किस तरह से प्रोवाइड किया जाएगा? इंटरनेट जो उपग्रह हैं उपग्रह की सहायता से प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो स्पेस एक्स कंपनी है ये क्या करने वाली है? यह पृथ्वी की कक्षा में 1200 उपग्रह भेजने वाली है। चलिए मैं आपको इसका डायग्राम दिखाता हूँ।
तो जैसे कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर यहाँ पर बहुत सारे सैटेलाइट हैं, यानी पृथ्वी के चारों ओर यहाँ पर बहुत सारे उपग्रह हैं। तो इन उपग्रह की सहायता से ही पृथ्वी पर क्या है कि इंटरनेट भेजा जाएगा। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, चाहे आप समुद्र में हो, चाहे आप यहाँ पर आर्कटिक में हो, चाहे अंटार्कटिक में हो, तो आप कहीं पर भी इंटरनेट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर केबल की सुविधा, मतलब यहाँ पर जो केबल की परेशानी है उससे आपको दिक्कत नहीं होगी। यानी जो अभी तक जो इंटरनेट चलाया जाता है वो केबल की सहायता से ही चलाया जाता है। तो ये जो स्टारलिंक परियोजना है यह किसकी परियोजना है? यह स्पेस एक्स कंपनी की परियोजना है। और इसमें क्या किया जाएगा? इसमें उपग्रह की सहायता से जो इंटरनेट है वो प्रदान किया जाएगा। तो स्टारलिंक और गूगल के बीच में हाल ही में समझौता हुआ है। और दूसरा समझौता है किसके बीच में हुआ है? दूसरा समझौता हुआ है माइक्रोसॉफ्ट और जो जनजातीय मंत्रालय है। तो अब क्या है कि जो स्कूल हैं वो तो बंद हैं, तो जितने भी जनजातीय स्कूल हैं उनकी ऑनलाइन पढ़ाई के लिए जो जनजातीय मंत्रालय है उसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ में समझौता किया है। तो जितने भी जनजातीय स्कूल हैं उनकी जो क्लासें हैं वो ऑनलाइन चलाई जाए। तो इसी के लिए ही जनजातीय मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में समझौता हुआ है। तो आप ये बताइए कि जो जनजातीय मंत्रालय है इसके मंत्री कौन हैं? आप कमेंट में करके बता सकते हैं। अब हम माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जान लेते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट भी एक अमेरिका की ही कंपनी है और इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक हैं बिल गेट्स। और इसके वर्तमान सीईओ कौन है? इसके सीईओ हैं सत्य नडेला और ये भारतीय मूल के हैं। तो आप यहाँ पर सत्य नडेला को देख सकते हैं, ये हैं सत्य नडेला जो भारतीय मूल के हैं। हाल ही में आयोजित की गई पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो जो ब्रिक्स देश हैं, तो ब्रिक्स के अंदर टोटल 5 देश हैं और इनके जो रोजगार मंत्री हैं उन्हीं के बीच में ये बैठक हुई है। तो ब्रिक्स में 5 देश हैं। कौन कौन से देश हैं? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इन 5 देशों के जो भी रोजगार से संबंधित मंत्री हैं तो उन मंत्रियों के बीच में ही बैठक हुई है। और इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया है? तो इसमें भारत की तरफ से भाग लिया है अपूर्व चंद्रा, जो भारत के श्रम सचिव हैं। ये कौन है? श्रम सचिव। तो ब्रिक्स देश, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रिक्स देशों का मुख्यालय कहाँ पर है? चाइना में, और चाइना के शंघाई शहर में। कोविड-19 पर मंत्री समूह की 26वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो मंत्रियों के बीच में यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर बैठक हुई है और उसकी अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता की है जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। तो ये फॉर्च्यून मैगजीन है, फॉर्च्यून मैगजीन या फॉर्च्यून पत्रिका। तो फॉर्च्यून पत्रिका ने दुनिया के 50 महानतम नेताओं की सूची जारी की है। और इस सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो इसमें पहले स्थान पर है जैसिंडा अर्डन, जो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं। तो ये हैं जैसिंडा अर्डन जो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं। और इन 50 नेताओं की सूची में केवल एक भारतीय हैं, और उन भारतीय का नाम क्या है? तो भारतीय का नाम है अदार पूनावाला, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं। ये कौन है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके ये कौन है? सीईओ। और आपको बता दें कि ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है इसी ने ही कोविशील्ड का निर्माण किया है। जो कोविशील्ड है यह एक कोरोना वैक्सीन है। तो अब हम इंडेक्स से संबंधित क्वेश्चन कर लेते हैं। तो रीन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स यानी रीकाई, तो इसमें भारत का स्थान क्या है? इसमें भारत का स्थान है 3रा। और पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है अमेरिका। और दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर है चाइना। तो
और रीन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या होती है, जो अक्षय ऊर्जा होती है, यानी जो सोलर एनर्जी होती है या पवन ऊर्जा होती है, तो उसी से संबंधित यह सूचकांक दिया गया है। और इसमें भारत की स्थिति क्या है, इसमें भारत का स्थान है तीसरा। तो चलिए अब हम वन लाइनर क्वेश्चन कर लेते हैं। तो वन लाइनर क्वेश्चन में हम किताबों के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम जो नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में जानेंगे। तो इस हफ्ते केवल एक ही किताब लिखी गई है और किताब का नाम क्या है, किताब का नाम है सिक्किम ए हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग्यू एंड अलायंस। तो इसमें जो भारत का जो सिक्किम राज्य है, तो सिक्किम राज्य के बारे में बताया गया है। जो सिक्किम राज्य का इतिहास है, इसमें उसके बारे में बताया गया है कि जो सिक्किम है वो भारत का हिस्सा कैसे बना। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, इस पुस्तक के लेखक हैं प्रीत मोहन सिंह मलिक। तो चलिए अब हम नियुक्ति के बारे में जान लेते हैं। तो नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं केपी शर्मा ओली और ये नेपाल के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। और वाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार कौन बनी है, तो वाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार बनी है नीरा टंडन, जो भारतीय मूल की हैं। और तीसरा क्वेश्चन है कि माली के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, माली जो एक अफ्रीका महाद्वीप का देश है, तो माली के प्रधानमंत्री बने हैं मोक्टर ओइने। और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो COP26 पीपल्स एडवोकेट के रूप में किसे नामित किया गया है, तो इनका नाम है डेविड एटनब्रो। ये जो COP26 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। तो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के पीपल्स एडवोकेट कौन बने हैं, तो इनका नाम है डेविड एटनब्रो। अब हम देखते हैं इसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच के रूप में किसे चुना गया है, तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है शिव सुंदर दास। और आप जो दूसरे कोच हैं उनके बारे में भी देख सकते हैं, जैसे मुख्य कोच कौन है, मुख्य कोच हैं रमेश पवार। और फील्डिंग कोच कौन है, फील्डिंग कोच है अभय शर्मा। और जो बल्लेबाजी कोच हैं, बल्लेबाजी कोच कौन है, शिव सुंदर दास। तो मार्था कोम, मार्था कोम, इनको केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। मार्था कोम केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। तो केन्या क्या है, केन्या एक अफ्रीका महाद्वीप का देश है। और पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं, तो पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं, इनका नाम है मोहिद यूसुफ। और केरल के दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो केरल के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं पिनराई विजयन। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इसमें हमने लगभग 43 क्वेश्चन किए हैं। और जो हमारी डेली करंट अफेयर की वीडियो है वो भी सुबह 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक आ ही जाती है, तो आप इसको भी देख सकते हो। तो चलिए फिर दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे मंडे में, और मंडे में हम क्या है कि मंडे की करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं आपसे।